हिंदुस्तान के प्यारे बच्चों, तैयारी चल रही है एकदम दिल लगा करके, मन लगा करके। तो शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन की। आपकी तैयारी को आखिरी रूप, अंतिम रूप देना है। 12th के सिलेबस का, बायो के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है। ये लास्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है। तो आज ही खत्म हो जाएगा क्लास 12 का आपका पूरा सिलेबस। एक एक बात हमने कंप्लीट करी है, एनसीईआरटी की हर लाइन और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया है। जो भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के साथ जो एप्लीकेशन वाले पार्ट में नई चीजें जो भी यहाँ पे ऐड की गई हैं, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। हर पॉइंट डिस्कस करे हैं, पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे और रह जाएंगे आपके फ्रॉग और कॉकरोच। केवल ये दो टॉपिक्स आपके रह जाएंगे। फ्रॉग आपके पास एनिमल किंगडम में जो भी कैरेक्टर हमने पढ़ा है, एम्फीबिया से रिलेटेड, वहां से हेल्प मिलेगी। और कॉकरोच के बारे में एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा से जो भी हमने पढ़ा है, इंसेक्टा के जो कैरेक्टर पढ़े, वहां से हेल्प मिलेगी। इन दो टॉपिक्स को करने के बाद आपका पूरा सिलेबस, होल सोल सिलेबस, नीट 2024 का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अब बारी आएगी आपकी, एक महीने रह गया है पूरा जी तोड़ मेहनत करने के लिए। अब केवल एक महीना रह गया है जी तोड़ जान लगा करके मेहनत करने की। तो जी तोड़ एकदम बम्पार के आप एकदम बिल्कुल तैयारी कर लें, एकदम जोरदार तैयारी कर लें, ताकि नीट 2024 में एकदम क्रैक करके आ जाए। कोई शक न रह जाए, कोई शुबा न रह जाए कि ये भी पढ़ लिया होता तो मेरा सिलेक्शन शायद हो गया होता। ऐसा ना हो जाए। एग्जाम के बाद शायद नहीं कहना है, एग्जाम के बाद केवल ये कहना है कि यस, हमने वो सारी चीजें की थी, हमारी क्लास में जो बातें भी डिस्कस की गई थी वो सारी हमने कर ली थी। जहां जहां अभी भी कंसेप्चुअल वीकनेस है, बेटा क्लास नोट्स जाकर के रिवाइज कर लो उन चैप्टर्स की और अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लो एग्जाम के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है, ये नीट इतना आसान नहीं है। लाखों बच्चों से कंपटीशन और केवल एक सीट का कंपटीशन है। हर बच्चा, हजारों हजार बच्चे एक ही सीट के लिए कंपीट कर रहे हैं। तो आपको बेस्ट बनना होगा, यूनिक बनना होगा, आपका स्टाइल यूनिक होना होगा, आपकी पढ़ाई यूनिक होनी होगी। ऐसे जाकर के सिलेक्शन नहीं मिलता, ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते, ऐसे नीट का सिलेक्शन नहीं होता कि आप बिल्कुल कैजुअली नहीं ले सकते, उसको हल्के में नहीं ले सकते, मजाक मजाक में नीट क्वालीफाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेजेबल बनना पड़ेगा और अपने आप को पूरा तैयार करना पड़ेगा। तो मन लगा करके पढ़ डालेंगे। आज के सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, आज की क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। आज मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डायग्नोसिस से रिलेटेड बताऊंगा। पिछले क्लास में थोड़ा ब्रीफली आपको डिस्कस किया था। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे और एथिकल इश्यूज जो कि एनसीईआरटी में लाइन पॉइंट टू पॉइंट है, वो एक्सप्लेन करूंगा आपको। केवल पॉइंट्स एनसीईआरटी के मेजर उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एनसीईआरटी के पॉइंट्स से हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है। कंसेप्चुअल जो थोड़ा बहुत है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं डायग्नोसिस क्या होती है। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी डिजीज का डिटेक्शन करना, डिटेक्शन ऑफ अ डिजीज। डिटेक्शन ऑफ अ डिजीज, किसी भी डिजीज को डिटेक्ट करने का मेथड होता है डायग्नोसिस। कोई भी डिजीज जिसे आप डायग्नोस करते हो, डिटेक्ट करते हो डिजीज, तो हम उसे डिटेक्ट करते हैं, उसी को डायग्नोसिस कहते हैं। जब बात आती है प्रोग्नोसिस की, जब डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिनल पर्पस से, क्लिनिकल पर्पस से किसी डिजीज को डायग्नोस करते हैं, उसके बाद प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या ये पेशेंट जिस बीमारी से सफर कर रहा है, उसको अगर मेडिसिन दी जाए तो वो किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, कैसे उसकी प्रोग्रेस होगी, कैसे वो प्रोसीड करेगा और कितना टाइम लगेगा उसे ठीक होने में। इस प्रेडिक्शन को उसे कहते हैं प्रोग्नोसिस। डिजीज का ट्रीटमेंट करते टाइम कितना समय लगेगा और हमें किन किन रस्तों से होकर के गुजरना होगा, ये एक प्रेडिक्शन है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। इट इज नोन एज प्रोग्नोसिस। और डायग्नोसिस का मतलब होता है हम किसी बीमारी को समझते हैं, और किसी भी डिजीज के लिए ये बहुत जरूरी है। पैथोफिजियोलॉजी और डिजीज की स्टडी के लिए, मतलब कुल मिलाकर के पैथोजेनिक स्टडी या पैथोलॉजिकल फील्ड में डायग्नोसिस की अपनी इंपॉर्टेंस है। किसी बीमारी को पहचान लिया जाए कि ये बीमारी जो है किसी इंसान को है और उसको ट्रीटमेंट अगर सही इलाज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी से वो पेशेंट सफर कर रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जब बीमारियां हो जाती हैं तब जाकर के हमें पता चलता है। तो आप देखोगे आपके जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड जिनको आप कॉमनली यूज करते हो, उन मेथड का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, तब हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल मेथड कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। जैसे ब्लड और सीरम की एनालिसिस आप करते हो, एक कॉमन मेथड की मैं जनरल बात कर लेता हूं। ब्लड सीरम एनालिसिस जिसे कहते हैं, ब्लड या सीरम की एनालिसिस करके हम डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं। यूरिन की एनालिसिस करके डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं। बॉडी फ्लूइड में अगर कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड में अपीयर होगा। कोई टॉक्सिन, कोई केमिकल है, ब्लड में अपीयर होगा, यूरिन में अपीयर होगा। और यूरिन या ब्लड की एनालिसिस करके यूरिन के कलर से, यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिन के कलर या उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स को ऑब्जर्व करके, या उसके अंदर कोई पस या कोई सेल है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो बॉडी की कंडीशंस के बारे में पता चल जाता है कि कैसी है बॉडी की कंडीशन। अगर वो नॉर्मल है तो कोई अबनॉर्मल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लड में या यूरिन में कोई भी अबनॉर्मल कंपोनेंट है, इसका मतलब वो पर्सन किसी न किसी पैथोजेनिक इंफेक्शन से ग्रसित है। लेकिन जब आपको बुखार होता है तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मेजर इश्यूज आते हैं, रेस्टलेस फील करते हो, कंटीन्यूअस कफिंग कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में पैथोजन अपना नंबर बढ़ा चुका है। मतलब व्हेन द पैथोजन इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट, व्हेन द पैथोजन इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट नंबर, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लड सीरम एनालिसिस हम कराते हैं। मतलब ऑलरेडी पैथोजन इज इन हायर नंबर, देन वी विल गो टू द ब्लड एनालिसिस, सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो हमें किसी भी बीमारी को, पैथोजन अभी लोअर कंसंट्रेशन में है, स्मॉल कंसंट्रेशन में, अभी डिजीज वो पूरी तरह से हावी नहीं हुई आपके शरीर पे, डिजीज अभी बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल पे नहीं आई है, क्या उस लेवल पे ही क्या हम किसी बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा डायग्नोस्टिक मेथड है जो किसी बीमारी को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकता है? तो इसके लिए हमारे मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं। तो कन्वेंशनल मेथड है जो जब पैथोजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो डिटेक्ट करता है, जिसे कहते हैं ब्लड, सीरम या यूरिन एनालिसिस। लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हमारी आई, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का कांसेप्ट आया, तो वहां पे हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करना शुरू किए। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक है, डायग्नोस्टिक टेक्निक होती हैं। उन टेक्निक्स में बहुत ही कॉमन टेक्निक्स है जो आप पढ़ते हैं, उनमें एक है जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। एक है जिसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफिक मेथड या रेडियोग्राफी कही जाती है। और तीसरी होती है जिसे हम कहते हैं एलाइजा, जो एनसीईआरटी में गिवन है एलाइजा। मैंने कहा ब्लड सीरम एनालिसिस तब की जाती है, यूरिन एनालिसिस तब की जाती है व्हेन पैथोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट। लेकिन व्हेन पीसीआर एक ऐसी टेक्निक जिसे हम जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, जब उसकी अमाउंट, जब पैथोजन की अमाउंट बहुत कम होती है, व्हेन देयर इज वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, स्मॉल काउंट ऑफ वायरस या कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई पैथोजन अगर हमारी बॉडी में स्मॉल कंसंट्रेशन में है, तब भी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटर टेक्निक है और इसकी वजह से हमको बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बहुत कम कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी बिलियंस ऑफ द कॉपी, जैसे हमने पढ़ा जीन एम्प्लीफिकेशन का एक ऐसा तरीका जो बिलियंस ऑफ द कॉपी कुछ घंटों में हमें दे देता है। इसकी मदद से हम आसानी से डिजीज को डायग्नोसिस कर लेते हैं। एलाइजा टेस्ट के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो पीसीआर है, एचआईवी डिटेक्शन में भी फ्रीक्वेंटली यूज की जाने वाली टेक्निक है। एचआईवी डिटेक्शन में भी यूज की जाती है। वायरल इन्फेक्शन में एचआईवी की डिटेक्शन जो है उसमें भी हम पीसीआर को यूज कर सकते हैं, या किसी और वायरस के इन्फेक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं, जिसमें पैथोजन या किसी कोई फॉरेन कंपोनेंट जो है हमारी बॉडी में जो आया है, अगर हम उसकी एम्प्लीफिकेशन कर ले, उसके डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कर ले, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर अगर हम काउंट कर ले, तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये ह्यूमन का है या किसी पैथोजन का है। तो कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एक मेथड है पीसीआर, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, जहां पे हम मॉलिक्यूलर प्रोब्स यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर प्रोब्स यूज किए जाते हैं, प्रोब्स आर यूज्ड इन दिस मेथड।
तो प्रोब्स क्या होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना होगा कि प्रोब्स क्या होते हैं। प्रोब्स जो होते हैं रेडियो लेवल्ड होते हैं, रेडियो एक्टिवली या रेडियो लेवल्ड मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करते हैं ओरिजिनल डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर प्रोब्स। तो आप देखेंगे रेडियो लेवल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द गिवन डीएनए, जो भी डीएनए हमें दिया गया है गिवन डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। किसी भी सस्पेक्ट, किसी भी इंसान जिसमें माना जा सकता है कि उसके बॉडी में कोई म्यूटेटेड जीन या कोई कैंसर कंटेनिंग जीन है, कोई म्यूटेटेड जीन है, कोई इन्फेक्टेड जीन है, कोई इंडिविजुअल जिसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रखी है, उसे डिटेक्ट करने में ये रेडियो लेवल्ड सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटो रेडियोग्राफिक प्रोसेस जो कि ब्लॉटिंग टेक्निक से रिलेट किया जाता है। मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो यूज किए जाते हैं वो P32 फास्फोरस का 32, जैसे कि आप जानते हो डीएनए और आरएनए यहाँ पे फॉस्फेट्स पाए जाते हैं और उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट का जो आइसोटोप होता है P32 आइसोटोप यूज किया जाता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं और डीएनए को लेवल कर लिया जाता है। और फाइनली हम एक्स रेज के थ्रू, एक्स रे फिल्म प्रोवाइड करके, एक्स रे फिल्म के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, मॉलिक्यूलर प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए, ध्यान से सुनिए, दो तरीके का केस है यहाँ पे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। दो तरीके का केस है ऑटो रेडियोग्राफी में। एक है मान लो एक है डिफेक्टिव जीन या म्यूटेटेड जीन। ये है म्यूटेटेड जीन कंटेनिंग, किसी सैंपल में म्यूटेटेड जीन है और किसी एक इंसान के पास नॉर्मल जीन है, नॉर्मल डीएनए है। नॉर्मल जीन या नॉर्मल डीएनए, देखिए कितना आसान है ये प्रोसेस और समझना कितना आसान है। देखिए कह रहे किसी इंसान के पास म्यूटेटेड जीन है और किसी इंसान के पास नॉर्मल डीएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड हमने इसको क्या कर लिया, हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर लिया है और ये म्यूटेटेड जीन है और ये नॉर्मल जीन है। अब हम मॉलिक्यूलर प्रोब्स यूज करने जा रहे हैं। हम क्या यूज करने जा रहे हैं, हम यूज करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर प्रोब्स। क्या यूज करेंगे बेटा जी, हम यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर प्रोब्स यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा प्रोब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि रेडियो लेवल्ड होता है, रेडियो लेवल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये देखें, ये मान ले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कॉम्प्लीमेंट्री टू ओरिजिनल डीएनए होता है। ओरिजिनल नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है ये, ध्यान से सुनेंगे, ओरिजिनल डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। इसको हमने P32 से लेवल कर लिया। किससे लेवल कर लिया, इसके ऊपर हमने रेडियो लेवलिंग कर ली, रेडियो एक्टिव लेवलिंग कर ली, P32 लगा दिया इसके ऊपर एज अ रेडियो लेवल्ड डीएनए। P32 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसे हम प्रोब कह रहे हैं उसको यूज किया। अब आप देखो, मैंने कहा ये प्रोब किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल डीएनए का, नॉर्मल डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉर्मल डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमने अगर इन दोनों से हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश की, हमने इस म्यूटेटेड जीन से हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश की और नॉर्मल जीन से हाइब्रिडाइज, तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल जीन के है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है नॉर्मल जीन के, तो इसका मतलब ये नॉर्मल डीएनए से जाकर के क्या करेगा, नॉर्मल डीएनए से जाकर के बाइंड कर जाएगा। ये नॉर्मल डीएनए कंटेनिंग था, उस नॉर्मल डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री था, इसलिए वहां पे जाकर के ये बाइंड कर जाएगा और हाइब्रिडाइज कर जाएगा, हाइब्रिड बना लेगा। ये रेडियो लेवल्ड P32 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। कह रहे हैं अगर हाइब्रिडाइज हो गया कि नहीं हो गया, हाइब्रिडाइज हुआ कि नहीं हुआ इसे हमें चेक करना है। कह रहे हैं ये यहाँ पे हाइब्रिडाइज नहीं हो पा रहा है, नो कॉम्प्लीमेंटरिटी, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री से हाइब्रिडाइज होगा और जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री उससे हाइब्रिडाइज नहीं होगा, म्यूटेटेड जीन से हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो जो म्यूटेटेड जीन है वो हाइब्रिडाइज नहीं होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो फोटोग्राफिक फिल्म पे ये नहीं अपीयर होगा, मतलब जब इसे फोटोग्राफिक फिल्म पे लगा करके इसे एक्सरे से फॉलो कराया जाएगा तो इट विल नॉट विजिबल ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। तो हम अगर फोटोग्राफिक फिल्म पे देखेंगे तो ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके पास म्यूटेटेड जीन है, कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होगी, तो बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। लेकिन यहां देखो, यहां बॉन्ड्स बन जाएंगे, ये हाइब्रिडाइज कर जाएगा, हाइब्रिडाइज विद नॉर्मल डीएनए, हाइब्रिडाइज्ड विद नॉर्मल डीएनए, और इसीलिए इट इज विजिबल ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। क्या हो जाएगा, विजिबल ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म पे हमें क्लियरली दिखाई दे जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि किसके पास नॉर्मल जीन है, किसके पास म्यूटेटेड जीन है। तो कैंसर डिटेक्शन में, जीन म्यूटेशन के केसेस में, किसी इन्फेक्शन के केसेस में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम कॉम्प्लीमेंटरिटी को ऑब्जर्व करने के लिए मॉलिक्यूलर प्रोब जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए होते हैं, जो रेडियो लेवल होते हैं, उनको एज अ मार्कर यूज किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो इंसान डिजीज है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड मेथड ऑटो रेडियोग्राफी, और थर्ड मेथड जो हम देख पा रहे हैं उसका नाम है एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म तो किसे नहीं पता, हर व्यक्ति जानता है एलाइजा क्या होता है। इसे कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। कैसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। क्या है ये ऐसे, ये ऐसे एलाइजा टेक्निक पैथोजन को आइडेंटिफाई करने की एक बड़ी बेहतरीन टेस्ट या टेक्निक होती है विच इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इट इज बेस्ड अपॉन लॉक एंड की इंटरेक्शन होती है, इसे कहते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, और इस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को हम कहते हैं एलाइजा टेक्निक, जिसमें एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कलर चेंज के बेसिस पे। जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया था, वैसे यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की प्रेजेंस को हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं कलर के बेसिस पे। देखिए जरा इसको भी ब्रीफली समझा देता हूँ। एक सिंपल सी टेक्निक है जो एलाइजा है, एक बड़ा ही सिंपल और फर्स्ट प्रेफर्ड मेथड है एचआईवी डिटेक्शन के केस में। एलाइजा टेक्निक जो होती है एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड टेक्निक होती है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। इसमें एक माइक्रोटाइटर प्लेट यूज की जाती है। एलाइजा इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट कहते हैं इसको। टाइट्रेशन के लिए जो प्लेट यूज की जाती है वैसी यहाँ पे प्लेट यूज की जाती है। एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें 96 वेल्स होती हैं। एक प्लेट होती है जिसमें 96 वेल्स होती है। आप देखो ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, इन्हें हम वेल्स कहते हैं। ऐसे करके आप देखो 3 और 3 6 और ये 7 और ये 8, ऐसे करके 12 रोज होती है टोटल। तो 12 into 8 कर दोगे तो आपको 96 वेल्स वाली ऐसी ट्रे मिल जाती है, एक प्लेट मिल जाती है। इसी प्लेट में हम सैंपल को डालते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कलर के बेसिस पे, कलर चेंज के बेसिस पे। अब ध्यान से सुनेंगे, एक है सैंपल ए, एक है सैंपल बी। एक मान ली सैंपल ए है और एक सैंपल बी है, और हमने टाइट्रेशन करनी है इसकी, टाइट्रेशन करनी है हमें इसकी, तो हमने एक इधर माइक्रोटाइटर प्लेट लगाई और एक माइक्रोटाइटर प्लेट इधर। ध्यान से सुने, बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है, बहुत ही इजी तरीके से समझना है आपको। एक माइक्रोटाइटर प्लेट ये है, इसका गड्ढा ये है, इसका गड्ढा ये है। माइक्रोटाइटर प्लेट में एक गड्ढा ये और एक वेल ये है। 2 वेल्स हमने लगा दी हैं।
यार इस वेल में एब्जॉर्बेंट लगा हुआ है, एडजॉर्बेंट, यहां पे हमने एडजॉर्बेंट लगा हुआ है और इसमें नोन एंटीजन हमने पहले से ही लगा दिया हुआ है। किसी नोन एंटीजन को, जैसे मान लो कोई वायरस या कोई पैथोजन है, उसके कंपोनेंट को हमने पहले से ही यहां पे लगा दिया है, फिक्स कर दिया है। कह रहे ये नोन एंटीजन पहले से ही लगा हुआ है। अब किसी का सैंपल जो हमारे पास आया है, किसी इंसान का सैंपल हमारे पास जो आया है, अब कह रहे हैं अगर हम किसी इंसान का सैंपल जो हमारे पास आया है, हमने क्या किया, सैंपल जब ट्रांसफर किया तो उस सैंपल में अगर एंटीबॉडी है, उसी एंटीजन को लेकर के अगर एंटीबॉडी होगी तो ये एंटीबॉडी उससे जुड़ जाएगी। देखो सैंपल हमने ट्रांसफर किया, उसके ब्लड में अगर एंटीबॉडी है, अगर वो इन्फेक्टेड इंसान है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी होगी। जैसे ही एंटीबॉडी ट्रांसफर करोगे वो एंटीबॉडी यहां जुड़ जाएगी। तो या तो वो इन्फेक्टेड इंसान होगा तो उसके पास एंटीबॉडी होगी, अगर वो अनइन्फेक्टेड होगा तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी। तो एंटीबॉडी है या नहीं है, दोनों कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे पहले से हमने एक नोन एंटीजन लगा रखा है, हमने एक नोन एंटीजन लगा रखा है, ये एंटीजन पहले से ही हमने फिक्स कर रखा है और सैंपल में अगर एंटीबॉडी होगी तो या तो बाइंड करेगी, एंटीबॉडी नहीं होगी तो बाइंडिंग नहीं होगी। सिंपल स्टेप 1 हमने कर दिया, सैंपल ट्रांसफर कर दिया। सैंपल ट्रांसफर किया, बाइंडिंग हुई या नहीं बट हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें दिखाई नहीं दे रही। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसी सैंपल के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को। किसको ट्रांसफर करते हैं बेटा, हम ट्रांसफर करेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को। नाउ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड इनटू सैंपल, ट्रांसफर्ड इनटू सैंपल। उस सैंपल में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ट्रांसफर की जाएगी। तो ये देखो यार, इनटू द सैंपल, इन दोनों चैंबर्स में हम अब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए, ये ऑलरेडी लगा हुआ सैंपल था, क्या था, ये ऑलरेडी लगेला हुआ सैंपल था, ये ऑलरेडी एंटीजन हमने लगाया हुआ था। ये मान लो ये कुआं, ये वेल्स हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट जिसे कहते हैं, यहां पे एंटीजन पहले से लगा हुआ था, नॉन एंटीजन पहले से लगा हुआ है। कह रहे इस पे हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी चिपका, यहाँ पे हमने सैंपल ट्रांसफर किया और वो इंसान अगर इन्फेक्टेड है तो उसका एंटीबॉडी यहाँ पे जुड़ गया होगा। क्या होगा, एंटीबॉडी यहाँ पे जुड़ गया होगा, और अगर एंटीबॉडी नहीं है तो नहीं जुड़ा होगा। अब हमने क्या किया, एंटीजन, कह रहे यहाँ पे अब हमने इस सैंपल के अंदर ट्रांसफर किया, इस सैंपल के अंदर हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ये देखो, ये एक ऐसी एंटीबॉडी है हमारे पास जिससे एक एंजाइम जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिक एंजाइम जो टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, हम उस एंजाइम को लिंक करके एंटीबॉडी ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान से सुने, यार एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को हमने ट्रांसफर किया, हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को ट्रांसफर कर रहे हैं इस सैंपल के अंदर। ये एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडी, देखें कह रहे जब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आप ट्रांसफर करोगे तो ये जो एंटीबॉडी है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो है वो केवल उसी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से जुड़ेगी जो एंटीबॉडी वहां जुड़ा हुआ है। कह रहे केवल उसी एंटीबॉडी से जुड़ेगी जो एंटीबॉडी इस एंटीजन से जुड़ती है, ये केवल उसी से जुड़ेगी एंटीबॉडी जो कि ऑलरेडी यहां पे एंटीजन अगर प्रेजेंट है, एंटीजन एंटीबॉडी, कह रहे यहां पे अगर एंटीबॉडी पहले से जुड़ चुकी है तो ये केवल उसी एंटीबॉडी से जुड़ता है। तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो हमने ट्रांसफर करी है बेटा जी, जो हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ट्रांसफर करी है, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी तभी जुड़ेगी जब यहां पे ऑलरेडी एंटीबॉडी से एंटीजन की इंटरेक्शन हो गई है, लॉक एन की बाइंडिंग हो गई है। ये केवल उसी केस में होगा, इस केस में एंटीबॉडी नहीं जुड़ी थी। ये देखो, हमने जब एंटीबॉडी ट्रांसफर करी थी, सैंपल ट्रांसफर करा था तो एंटीबॉडी नहीं जुड़ी थी। यहां पे नो एंटीबॉडी, यहां पे नो एंटीबॉडी, इस सैंपल में नो एंटीबॉडी। कह रहे यहां जब एंटीबॉडी ही नहीं है तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इससे नहीं जुड़ेगी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी नहीं जुड़ेगी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी उसी एंटीबॉडी से जुड़ती है जो इस एंटीजन के अगेंस्ट होता है। तो यहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं है तो यहां कोई बाइंडिंग नहीं होगी। तो फाइनली अब आप क्या करोगे, एंजाइम तो ऐड कर दिया, अब क्या करोगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करोगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करोगे जो इस एंजाइम की प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करता है। ध्यान से सुनेंगे, ये जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, क्रोमोजेनिक कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट है, ये अभी कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस है। ये जैसे ये सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है, ये जो एंजाइम हमने ट्रांसफर किया था, जो एंजाइम हमने ट्रांसफर किया था एलाइजा टेक्निक में, उस एंजाइम से बाइंड करता है तो कलर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है। तो हमें कलर्ड प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना है। सबस्ट्रेट हम ऐड करेंगे सैंपल में, सैंपल ए में भी ऐड करेंगे, बी में भी ऐड करेंगे। तो आप समझो यार, सैंपल ए में यहां देखो एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर इज प्रोड्यूस्ड। यहां पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होगा वो कलर्ड प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन यहां पे नो कलर प्रोड्यूस्ड। ये जो सैंपल है इसमें कलर नहीं प्रोड्यूस होगा, यहां कलर नहीं प्रोड्यूस हुआ सैंपल बी में, और इसीलिए टेस्ट नेगेटिव आएगा। कैसा टेस्ट आएगा, इस टेस्ट को नेगेटिव टेस्ट कहेंगे, और जो कलर प्रोड्यूस होगा इस टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट कहेंगे। पॉजिटिव मतलब ये इंसान वायरस या एंटीजन पॉजिटिव है, इसके सैंपल में जो एंटीबॉडी मिली है वो इस एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी से जुड़ गई है और इसी वजह से कलर प्रोड्यूस हुआ है। तो प्रोड्यूस कह रहे जब कलर प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो इसे नेगेटिव टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेस्ड टेस्ट था जो मैंने आपको बताया। एलाइजा बहुत ही सिंपल है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एलाइजा होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा होता है, कैप्चर एलाइजा, सैंडविच एलाइजा कहते हैं। जरूरत नहीं है, सिलेबस से बिल्कुल बाहर की बात है, बट इतना तो आप समझ सकते हो कि एलाइजा एक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन टेस्ट होता है। एलाइजा एक एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन बेस्ड टेस्ट होता है, ये यहां से समझ सकते हैं, जहां पे एंटीजन या एंटीबॉडी के आपस में दोस्ती जुड़ करके कलर प्रोडक्शन के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है वायरल या इन्फेक्शंस को, कि बैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन या वायरल सेल का इन्फेक्शन उस सेल में हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कलर्ड प्रोडक्ट अगर देगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, अगर कलर नहीं आएगा तो ये टेस्ट नेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपको पढ़ा रहा था, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में बता रहा था आपको। तो एक टेक्निक मैंने बताई पीसीआर और एक बताई मैंने आपको ऑटो रेडियोग्राफी, और तीसरी टेक्निक है एलाइजा। ये तीसरी टेक्निक है एलाइजा। आगे चलते हैं, हमने एलाइजा डिस्कस कर लिया, हमने ऑटो रेडियोग्राफी डिस्कस कर ली, और अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी की लाइन की। बहुत ही आसान लाइन है, अब देखो कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। कह रहे हैं यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, किसी बीमारी को अगर हमें इफेक्टिवली ट्रीट करना है, कोई बीमारी आप सही तरीके से ट्रीट करना चाहते हो, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी, उस पैथोजन और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन की, वो क्या कर सकता है, किस टिश्यू को कितने लेवल तक डैमेज कर सकता है, इसी को कहते हैं पैथोजन और उसकी फिजियोलॉजी। तो पैथोजन की बॉडी में आकर के टिश्यू डैमेज कॉज करने की जो एबिलिटी है, उस पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उसके लिए हम कन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल अगर करते हैं, जैसे सीरम की एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस जिसको कहा जाता है, और यूरिन की एनालिसिस करते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन इनके थ्रू अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये तब किए जाते हैं जब जनरली हम डिजीज से अफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद इसे परफॉर्म किया जाता है।
लेकिन देवी और सज्जनों, कह रहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पीसीआर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या एलाइजा या फिर ऑटो रेडियोग्राफी ऐसी टेक्निक है जो हमें अर्ली डायग्नोसिस में मदद करती है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन वायरस बैक्टीरिया नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड डिजीज सिम्टम, जब ऑलरेडी उनका नंबर बहुत ज्यादा हो चुका है, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, तब जाकर के हम इनकी एनालिसिस या डिजीज डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो कि हमें ज्यादा जल्दी रिजल्ट दे सकती है, बेहतर रिजल्ट दे सकती है? तो यस, आंसर है यस। क्या कहते हैं? हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट द टाइम व्हेन द सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट येट अपीयर, कह रहे सिम्पटम अपीयर नहीं हुआ है, पैथोजन बॉडी में है और सिम्पटम अपीयर नहीं हुआ है, तो उस समय हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट मेथड इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय द मेथड कॉल्ड जीन एम्प्लीफिकेशन या पीसीआर कहते हैं। Can you explain how PCR can detect? तो PCR क्या कर देता है? एम्प्लीफाई कर देता है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ डीएनए बना देता है। जो वायरल पैथोजन का सैंपल बॉडी में अभी कम है उसको मल्टीप्लाई कर देता है, बिलियंस कॉपी बना करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या वो सीक्वेंस किसी वायरस का है, और अगर वायरस का है तो कौन से वायरस का है, आप उसको आइडेंटिफाई करने में पीसीआर की मदद ले सकते हो। स्मॉल कंसंट्रेशन के बावजूद भी उसको हम बिलियंस में कॉपी बना सकते हैं ताकि हम उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये PCR is now routinely used to detect HIV suspected patient, कह रहे HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में जिनमें हमें डाउट है कि इसको हो सकती है डिजीज, हो सकता है डिसऑर्डर, जैसे आरटीपीसीआर किया गया था, अभी आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे आरटीपीसीआर टेक्निक बहुत ही कॉमन टेक्निक थी। तो आरटीपीसीआर जो हम कर रहे थे हाईली एक्टिव टेक्निक थी, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जहां पे एंजाइम का इस्तेमाल करके रेट्रोवायरसेस को आइडेंटिफाई करने वाली टेक्निक यूज की जा रही थी, वैसे ही एड्स पेशेंट के लिए भी हम रूटीनली इसका चेकअप कर रहे हैं। वो लोग जिन पे हमें डाउट हो सकता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स या जो सेक्स वर्कर्स हैं उनमें हमें डाउट हो सकता है, उनका टेस्ट किया जा सकता है इस टेक्निक से, जिससे हम पॉसिबल एड्स का जो पॉसिबिलिटी है उन लोगों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको अर्ली डिटेक्शन करके मेडिसिन देकर के इस बीमारी को सप्रेस कर सकते हैं। 100% क्यों तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट सप्रेस कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये लोग किसी और में ये डिजीज ट्रांसफर ना करें। तो ये चीज का हम ध्यान रख सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन द जीन ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स आल्सो, किसी सस्पेक्टेड पेशेंट में जिसमें कैंसर हो सकता है, ये उनको भी डिटेक्ट करने की एक बेटर टेक्निक होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक पावरफुल टेक्निक होती है। दूसरा कह रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब, जिसे कहते हैं इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय द डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। जैसे मैंने कहा फोटोग्राफिक फिल्म पे अगर अपीयरेंस होती है म्यूटेटेड जीन की या नॉन म्यूटेटेड जीन की, तो म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होगा, नॉन म्यूटेटेड नॉर्मल जीन अपीयर होता है। तो आप देख सकते हैं द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज़ द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री। जहां कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो नॉर्मल डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर नॉर्मल डीएनए है तो कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से वो बाइंड कर जाएगा, जिसे हम फोटोग्राफिक फिल्म पे देख सकते हैं, लेकिन जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो वहां पे दिखाई नहीं देगा। एलाइजा भी एक मेथड है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड इंटरेक्शन टेस्ट होता है, इसका भी इस्तेमाल हम डिजीज के डायग्नोसिस में कर रहे हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी। तो एंटीजन या एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने की इसी टेक्निक को हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एलाइजा कहते हैं। तो तीन टेक्निक को एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है, पीसीआर जहां एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी जहां प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, एलाइजा जहां प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन को एंटीबॉडी से इंटरैक्ट करके एंजाइम की मदद से क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की सबस्ट्रेट की मदद से बाय प्रोड्यूसिंग कलर और नॉन प्रोड्यूसिंग कलर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एलाइजा। तो ये तीन टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। मीनिंग समझे सबसे पहले। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज करना, स्थानांतरित कर देना। जेनिक मतलब जीन्स, तो जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांस जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक्स। तो याद रखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात की गई है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म, यहां पे एनिमल्स की बात की गई है तो आप एनिमल्स के रेफरेंस में लिख सकते हैं एनिमल्स कैरीइंग जीन्स ऑफ अदर एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स। किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जीन कैरी करने वाले ऑर्गेनिज्म को या एनिमल्स को कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का जीन जहां पे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन किसी और एनिमल में ट्रांसफर करते हैं, उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक मतलब किसी और का जीन कैरी करने वाले एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स बनाए गए ट्रांसजेनिक, गोट से लेकर के पिग, शीप, काऊ, डॉग, चिकन, फिश, बहुत सारे एनिमल्स बनाए गए। देयर आर मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक रैबिट भी बनाए गए, लेकिन इन मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में से जो सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है आजकल वो है ट्रांसजेनिक माइस। मतलब देयर आर नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स वी हैव प्रिपेयर्ड, बट द मोस्ट कॉमन इज ट्रांसजेनिक माइस। मोर देन 95% या अप्रॉक्स ऐसे लिख सकते हैं 95% अप्रॉक्सीमेटली 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स इंक्लूड ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। जो 95% ट्रांसजेनिक्स हैं उन एनिमल्स में से सबसे ज्यादा, अगर 95% की बात करते हैं तो दे इंक्लूड माइस, जिन्हें हमने एक्सपेरिमेंटल पर्पस से ही ग्रो किया है। तो मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा जो हम यूज कर रहे हैं वो माइस है। जितना छोटा साइज होगा, ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होगा, आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। छोटी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा नंबर में इनको रख सकते हैं। पिग को रखने के लिए आप सोच के देखो कि किसी लैब में, मंकी को रखने के लिए किसी लैब में कितने सारे मंकीज आप रख सकते हो, कितना आसान होगा मंकी या पिग को हैंडल करना, आप सोच के देखो। तो क्या मंकी ज्यादा आसान था, पिग ज्यादा आसान था, या आसान है ये माइस? इजी टू हैंडल, इजी टू वर्क। मैमल ये भी है, रेस्पॉन्स ये भी वही करेगा जो हम चाहते हैं, वैसा ही रेस्पॉन्स ये करेगा। कैसा हम चाहते हैं, यार हम कोई एंटीजन ट्रांसफर करके उसके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को देखना चाहते हैं, वो आसानी से कर देगा। हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये एंटीजन इस तरह की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाता है। ऐसी एंटीबॉडी को हम रेडीमेड बना करके रख सकते हैं जो ह्यूमन के काम में आ सकती है। कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन अगर हम बना रहे हैं ह्यूमन के लिए, तो उसे ट्रायल के लिए हम पहले माइस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या रिस्पांस वो कर रहा है। कोई टॉक्सिन है जिसके लिए ह्यूमन बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसजेनिक के अंदर ऐसे जीन ट्रांसफर कर सकते हैं जो उसे ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, और उसके रिस्पांस को चेक कर सकते हैं, और उसी रिस्पांस के बेसिस पे हम उसकी कोई दवा या इफेक्टिव मेडिसिन बना सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में अगर इस टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो हम ह्यूमन को कैसे बचाएंगे। अगर ह्यूमन की बॉडी या मैमल्स की बॉडी या वर्टिब्रेट की बॉडी की हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझना है, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स समझना है, उसके लिए भी ये सही है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना है, उसके लिए भी ये सही है। तो ट्रांसजेनिक हम क्यों बना रहे हैं, एनिमल्स को क्यों ट्रांसजेनिक फॉर्म में ट्रांसजीन कन्वर्ट कर रहे हैं, एक तो साइंस और रिसर्च पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन की बॉडी में केमिकल और वैक्सीन सेफ्टी को, टॉक्सिसिटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंस के लिए है, स्टडी ऑफ डिजीज और क्योर ऑफ डिजीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे ट्रांसजेनिक्स को हमने कई सारे पर्पस से बनाया, इवन फूड प्रोडक्शन में भी हमने ट्रांसजेनिक्स बनाए हैं, लेकिन मेन जो यहाँ पे 5-6 पॉइंट है वो 5 पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखे हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले ट्रांसजेनिक्स से रिलेटेड कुछ और बातें बता दूं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं माइस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, कुछ छोटी-छोटी बातें। एंडी का नाम आप याद रख सकते हैं, एंडी जो है इसका फुल फॉर्म है आईडीएनए, उल्टा पढ़ना है इसको आपको। आईडीएनए का मतलब होता है इनसर्टेड डीएनए,
इंसर्टेड डीएनए का ऐसा मंकी जिसका नाम एंडी रखा गया था, उल्टा पढ़ेंगे इसको एंडी पढ़ेंगे, और ये ट्रांसजेनिक मंकी था। क्या था ये एक ट्रांसजेनिक मंकी था, ट्रांसजेनिक मंकी। रिसेंट डिस्कवरी से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पहला पार्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूरा बायोटेक्नोलॉजी की वेटेज जो है वो लगभग 8 क्वेश्चन की हो सकती है। बाई चांस 8 क्वेश्चन अगर आ गए तो सोचो 32 मार्क्स आप ऐसे ही उठा लोगे अगर बायोटेक्नोलॉजी के सारे कांसेप्ट आपको बेसिक क्लियर है तो। 10 क्वेश्चन आ गए तो 40 मतलब 40 नंबर आप पक्के कर सकते हो। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर बना कहां से रहा है, तो आप समझ सकते हो बेसिक चीजें यही हैं। थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट या इधर-उधर की चीजें आएंगी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे ट्रांसजेनिक मंकी, एक ऐसा मंकी बनाया गया था जो ग्रीन फ्लोरेसेंट कलर प्रोड्यूस करता था। जेलीफिश का जीन ट्रांसफर कर दिया था। मैंने कहा ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर किसी और का जीन हो। तो एक ऐसा मंकी बनाया गया, कह रहे जेलीफिश एक ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता था। जैसे हम जानते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की एबिलिटी होती है उन जेलीफिश में, तो जेलीफिश में बायोल्यूमिनेसेंस लाइट एमिशन की प्रॉपर्टी है। उन लाइट एमिशन की प्रॉपर्टी वाले जीन को कट किया और मंकी की बॉडी में ट्रांसफर करा। वो मंकी के अंदर वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ और वो भी ग्रीन कलर की स्किन बनाया उसने, उसकी स्किन का कलर ग्रीनिश अपीयर हुआ। तो ये कह रहे ट्रांसजेनिक मंकी का एग्जांपल है। ट्रांसजेनिक सैल्मन फिश बनाई गई थी फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए। फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो कि फूड प्रोडक्शन में बनाया गया था वो थी ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक सैल्मन जिसको कहते हैं। तो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, एनसीईआरटी में माइस के बारे में दिया है। 95% अमंग ऑल द ट्रांसजेनिक्स इज माइस। तो ये तो हमें याद करना ही था, लेकिन इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हमें याद करने हैं। इनका बेनिफिट क्या है कि इस फील्ड में आप देखोगे 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर आप ट्रांसजेनिक्स के देखते हो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं मेजर जो कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं, समझने। एक है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट अगर हमें स्टडी करनी है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की, मतलब ह्यूमन की बॉडी में कोई हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है, ह्यूमन की बॉडी में कोई केमिकल या प्रोटीन क्या रोल प्ले कर रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग सेल क्या रोल प्ले कर रही है, इस सीक्रेशन के बाद मान लीजिए प्रोटीन बनी, इस प्रोटीन का बॉडी में क्या फंक्शन है, इस ग्रोथ फैक्टर का बॉडी में क्या फंक्शन है, इसकी स्टडी के लिए टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ फैक्टर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो इन्हें ट्रिगर करता है। जो ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो बॉडी में ट्रिगर करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, प्रमोट करता है। और ये ग्रोथ फैक्टर्स बॉडी के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इसकी स्टडी हमें करनी थी तो हमने इसी ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल किया था। तो टू स्टडी द नॉर्मल फंक्शनिंग इन द ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिजीजेस की अगर हम बात करें, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मेथड का। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन ये एक जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी एक्टिवेट होती है। अल्जाइमर्स डिजीज की हम बात करें तो कह रहे डिजीजेस की स्टडी के लिए भी, डिजीजेस की स्टडी के लिए भी, कैंसर की स्टडी के लिए भी, कैंसर की स्टडी करना हो या कैंसर का ट्रीटमेंट करना हो, तो कह जिन बीमारियों की हम बात कर रहे हैं ये बीमारियां उनका ट्रीटमेंट करना हम स्टडी कर रहे हैं और उसकी मदद से हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो बना रहे हैं वो इन्हें ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की मदद से हम उस डिजीज का ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं और आगे आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं होगा जब हम बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस को ट्रीट कर पाएंगे। तो फॉर द स्टडी ऑफ डिजीजेस, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उन डिसऑर्डर्स की स्टडी के लिए भी हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म्स बना रहे हैं। बहुत ही कॉमन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर हम कैंसर की बात करें, अल्जाइमर डिजीज की बात करें, अल्जाइमर्स डिजीज की बात करें, तो इन सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी स्टडी कर रहे हैं और बेसिस उन बीमारियों का क्या है, उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्या है, हम उनकी स्टडी करके उनको ट्रीट करने का सोच रहे हैं। तो सीधी सी बात है स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमें कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करानी है, कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करानी है, याद करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेसी एक बनाई गई थी, ट्रांसजेनिक शीप जिसे कहते हैं, ट्रांसजेनिक शीप बनाई गई थी और इस शीप की बॉडी से प्रोड्यूस किया गया था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस किया गया था, जिसकी मदद से हम ट्रीटमेंट करते हैं एम्फाइसीमा, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, जो लंग डिसऑर्डर है, क्रॉनिक लंग डिसऑर्डर है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीजीमा। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एल्वियोलाई अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर देती है, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो इस एम्फीजीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेसी नाम की शीप की बॉडी में प्रोड्यूस करा गया था। इसके अलावा जो ट्रांसजेनिक काऊ है जिसे हम रोजी कहते हैं, रोजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ट्रांसजेनिक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी ये, ट्रांसजेनिक काऊ थी ये, और ये रोजी, इसके बॉडी में हमने अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन प्रोड्यूस कराई थी। और ये जो लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी ये 2.4 ग्राम पर लीटर इसमें प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था। ये क्या था, प्रोटीन जो था 2.4 ग्राम पर लीटर अमाउंट जो है एनहांस कर दिया। और ये जो था इट वाज द मोर बैलेंस्ड, कह रहा है ये मोर बैलेंस्ड डाइट था, मोर बैलेंस्ड डाइट था देन द नेचुरल काऊ मिल्क, मोर बैलेंस्ड डाइट फॉर ह्यूमन बेबीज, फॉर ह्यूमन बेबीज। ये मोर बैलेंस्ड फूड प्रोडक्ट है ह्यूमन बेबीज के लिए देन नेचुरल काऊ मिल्क, देन नेचुरल काऊ मिल्क। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, चाहे वो शीप हो चाहे वो काऊ हो। शीप की बॉडी से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस किया गया ट्रेसी, और ट्रांसजेनिक काऊ जो थी वो थी रोजी, जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन को एक्सप्रेस करती थी। एक मोर बैलेंस्ड डाइट कहा जाएगा, फूड प्रोडक्ट कहा जाएगा ह्यूमन बेबीज की बॉडी के लिए, मोर प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क कहा जाता है। देन नॉर्मल जो काऊ मिल्क है उससे ज्यादा बेटर फूड प्रोडक्ट कहा गया है। तो ये कह रहे हैं ये इसके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी करना हो, वैक्सीन सेफ्टी को चेक करने के लिए हम पहले मंकीज यूज करते थे। तो वैक्सीन कह रहा बिफोर ह्यूमन यूज, कोई वैक्सीन कितनी सेफ है ह्यूमन के लिए, उसके लिए हम मंकीज यूज करते थे। लेकिन बाद में जब हमने ट्रांसजेनिक माइस बना लिया तो मंकीज के इस्तेमाल को हमने यूज करना बंद कर दिया, मंकीज का इस्तेमाल हमने बंद कर दिया है। मंकीज की जरूरत नहीं, उनको हैंडल करना ही बड़ा मुश्किल होता था। तो कह रहे हैं अब हम आसानी से यूज कर सकते हैं, उस कंपटीशन को कम कर दिया हमने, उस प्रॉब्लम को कम कर दिया, उस ड्रॉबैक को, उस चैलेंज को कम कर दिया जो मंकीज के थ्रू आते थे, वो हमने ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल कर दिया फॉर पोलियो वैक्सीन। फॉर पोलियो वैक्सीन ट्रांसजेनिक माइस यूज किए जाते हैं, ट्रांसजेनिक माइस इज यूज्ड या आर यूज्ड। इसके अलावा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम इन एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बना करके मोर सेंसिटिव बना देते हैं किसी टॉक्सिन को लेकर के, उसके जीन को हम ट्रांसफर करके उसको ट्रांसजेनिक कर देते हैं और उसको ज्यादा मोर सेंसिटिव बना देते हैं। मतलब वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जैसे ही कोई टॉक्सिन उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, ओवर रेस्पॉन्सिवनेस करता है वो उससे फाइट करने के लिए, और हम उसकी स्टडी कर लेते हैं और फिर ह्यूमन पे उसका टॉक्सिक इफेक्ट ना हो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे केमिकल सेफ्टी के लिए वी कैन मेक द एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स बाय मेकिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स मोर सेंसिटिव फॉर टॉक्सिन, मोर सेंसिटिव फॉर टॉक्सिन। सेंसिटिविटी बढ़ा दी जाती है और फिर उन्हें ट्रीट किया जाता है
उन्हें ट्रीट किया जाता है, उनके ट्रीटमेंट मेथड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो कह रहे हैं उन टॉक्सिन्स के इफेक्ट की स्टडी करने के लिए हम उनकी सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वैसे बहुत सारे एरिया में यूज किए जा रहे हैं, फूड प्रोडक्ट से लेकर के एक्सपेरिमेंटल पर्पस से, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत यूज किए जा रहे हैं। बट 5 मेजर एरिया जो फील्ड्स हैं उसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीजेस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के डेटा से लिए हुए हैं, एनसीईआरटी के डेटा आप याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कहानी आकर के एंड होती है एथिकल इश्यूज पे, छोटे छोटे सारे पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी की लाइनें, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ध्यान से सुनने वाली बात है। ये आपकी मोरल वैल्यूज को जगाता है, ये आपके अंदर इंसानियत को जगाता है, ये आपकी ह्यूमननेस को जगाता है। एथिकल इश्यूज क्या कहता है? कहता है कि आप कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसजेनिक बनाओ या कुछ भी, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप जीन मॉडिफाई कर रहे हो, आप एनिमल्स का जीन मॉडिफाई कर रहे हो, आप प्लांट्स का जीन मॉडिफाई कर रहे हो, आप बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई का जीन मॉडिफाई कर रहे हो, आप ह्यूमन के जीन मॉडिफिकेशन कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं जेनेटिक चेंजेस की वजह से जो प्रोडक्ट बने वो नेचर के लिए हार्मफुल बने। कहीं ये प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में कहीं नेचर को आप नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हो, एनवायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहे हो। कितना लीगल है ये, कितना सेफ है ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया वो नेचर को लेकर के कितना सेफ है? ये रिसर्च वर्क जो किया गया है वो नेचर को कहीं हार्म तो नहीं कर रहा, किसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज को तो डिसअपियर नहीं कर देगा। इवन चेंज इन जीन कहीं उस स्पीशीज की इंटीग्रिटी पे खतरा ना पैदा कर दे, उस स्पीशीज का अस्तित्व खतरे में ना जाए, हमारा अस्तित्व खतरे में ना जाए। तो कह रहे हैं नेचर का डिस्टर्बेंस, ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज की इंटीग्रिटी, ह्यूमन का अस्तित्व, खुद ह्यूमननेस या ह्यूमन के अपने नेचुरल कैरेक्टर्स, इन सब में कोई ऐसा चेंज ना हो जिससे नेचर का बैलेंस गड़बड़ा जाए, नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हमारा हर वर्क या हर जो भी एक्टिविटी है वो नेचर को ध्यान में रखते हुए हो, नेचर को डिस्टर्ब ना करें। एथिकल इश्यूज इज पर्टेनिंग टू एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द ह्यूमननेस, ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटी जो नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना हार्म पहुंचाए हो। एक ऐसा डेवलपमेंट जो साइंस और रिसर्च के एरिया में तो हो, जो हमारे लिए वरदान तो साबित हो, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी स्पीशीज के लिए वो अभिशाप साबित हो जाए, उन्हें नुकसान ना करे। इसलिए कुछ लीगलिटी, कुछ लीगल इश्यूज हैं। इल्लीगली कोई ऐसा काम ना किया जाए, इल्लीगल कह रहे कुछ ऐसी स्पीशीज पे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ना किया जाए जो एक्सटिंक्ट होने वाली है और पता चला आगे जाकर के वो एक्सटिंक्ट हो गई, हमारे रिसर्च वर्क ने उनको और बर्बाद कर दिया। तो इन सारी चीजों की टेस्टिंग होनी चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज होनी चाहिए जो इन सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठाती है, इनके रिलेटेड डिसीजंस लेती है, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है। एक कंट्री को चीट ना कर सके, एक देश, एक स्टेट दूसरे स्टेट को चीट ना कर सके, एक ह्यूमन, एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट एक दूसरे को चीट ना कर सके, इन सब के लिए कहीं ना कहीं कोई लीगल इश्यूज बनाए जाने चाहिए, कोई लीगलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इसे कानून के दायरे में रखना चाहिए। तो कह रहे इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करता हुआ ये टॉपिक जो है आपका एथिकल इश्यूज का है, जो उठाता है कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को, ध्यान से सुने। कह रहे मैनिपुलेशन, एडिशन या डिलीशन, जीन में चेंजेस करना, कह रहे मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। कह रहे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कह रहे अंडर द कंट्रोल होना चाहिए, इनके ऊपर कोई रेगुलेटिंग बॉडीज होनी चाहिए। अगला पॉइंट, सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी, मोरल वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हो सकता है कि हम हेल्प कर रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन हो सकता है नुकसान भी पहुंचा रहे हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका एक पॉजिटिव भी हो सकता है तो दूसरी तरफ नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें उन चीजों को, उन दोनों चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। इसलिए हमें कुछ रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशू, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्या है उसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी समझनी पड़ेगी और मोरालिटी को भी हमें समझना पड़ेगा, इन सारी चीजों का। तो कह रहे जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। जो भी जीन मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल, एक्जैक्टली हमको उसका रिजल्ट नहीं पता, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो इन अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स की वजह से क्या होगा, व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में छोड़ेंगे तब इसका इफेक्ट पता चलेगा कि आखिर ये क्या क्या कर सकता है, इसका कितना नुकसान नेचर को सहना पड़ेगा। कह रहे हैं इसीलिए देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन जीईएसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीईएसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, वो कौन सी बॉडी है, वो कौन सी बॉडी है जो इन चीजों को रेगुलेट कर रही है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना रही है, रेगुलेट करती है इंडिया में। तो कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन या इस तरह के रिसर्च वर्क के लिए, उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। नीट में एक बार सवाल आया था बट वहां अप्रूवल कमिटी नहीं था, वहां अप्रेजल कमिटी लिखा था, आप ध्यान रखेंगे दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीई जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब कह रहा है ये अप्रूवल कमिटी भी हो सकता है, अप्रूवल कमिटी भी हो सकता है और ये अप्रेजल कमिटी भी हो सकता है। तो याद रखेंगे दोनों सही है, अप्रूवल या अप्रेजल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल आए या अप्रेजल आए दोनों सही है। which make decisions regarding the validity of research and the safety of introducing the GM organism to the public services. The modification uses of the living organism for the public services also created problems with patents granted. अब कह रहे हैं एक प्रॉब्लम तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम लड़ाई, कह रहे लड़ाई झगड़ा, ये मैंने किया है, ये मेरा रिसर्च वर्क है, ये मैंने किया, ये होल सोल मेरा बनाया, कह रहे बनाया किसी और ने, उसका दूसरा हिप हॉप बना दिया, कह रहे गाना बनाया किसी और ने, लिखा किसी और ने, गाया किसी और ने, उसको मॉडिफाई कर दिया और उसको अपना गाना बना लिया, उसके अंदर म्यूजिक डाल दी, म्यूजिक थोड़ा चेंज कर दिया और कहा ये मेरा गाना है, मेरी डिस्कवरी है, ये नॉवेल जो है ये मेरा खुद का अपना किया हुआ क्रिएशन है। तो इसको क्या कहोगे, इसे कहोगे इलीगल, इलीगल पेटेंटिंग कहते हैं इसको। अपने नाम से ऑथराइज करना, कह रहे हैं जिसके पास किसी गरीब ने गाना गाया, किसी गरीब ने अपना गाना बनाया, उसके पास पैसे नहीं थे पेटेंट कराने, उसे पता भी नहीं था पेटेंट क्या होता है, उसे पता भी नहीं था, लेकिन उसको सम्राट था, उसने बेहतरीन सॉन्ग बेहतरीन गाना बनाया, लेकिन किसी और ने उस गाने को मॉडिफाई करके अपना नाम दे दिया, कहा ये मेरा गाना है, ये मैंने गाया है, ये क्या है, ये कह रहा है ये भी इलीगल है या अनऑथराइज्ड यूज है। किसी की शक्ति, किसी नेचुरल एबिलिटी, किसी के किए हुए काम को, किसी के किए हुए एफर्ट को अपना नाम देना भी एक इलीगल वर्क है। तो यहां पे आते हैं पेटेंट्स के इशू। पेटेंट का मतलब होता है गेटिंग ऑथराइजेशन, एथिक्स का मतलब होता है कि हम चीजों को समझें और उसकी मोरल वैल्यू को समझें और नेचर को हार्म ना करें। पेटेंट कहता है किसी चीज को लेकर के कोई वर्क हमने अगर किया है, नेचर के लिए फायदेमंद है, उससे अच्छी प्रॉफिट हो सकती है, तो उसके लिए ऑथराइजेशन लेना। लेकिन उस ऑथराइजेशन को कुछ लोग इलीगली यूज करते हैं, उसको अनऑथराइज्ड यूज करते हैं, अपने नाम से करवा लेते हैं, चोरी करते हैं, पायरेसी करते हैं, लूट मार मचा देते हैं, वो डकैत होते हैं, ऐसे उनको पायरेट्स कहा जाता है। और जब ये बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए होती है तो इसे बायोपायरेसी कहते हैं। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किए गए एक्सपेरिमेंट्स को कोई अनऑथराइज्ड इलीगल विदाउट कंपनसेशन यूज करता है, किसी और ने खोजा लेकिन उसे बिना कंपनसेशन दिए खुद अपना नाम दे दिया या अनऑथराइज्ड इलीगल यूज किया, तो इसी को कहते हैं इलीगल बायोपायरेसी कहते हैं। तो पेटेंट का मतलब किसी चीज पे रजिस्टर्ड, जैसे पीडब्ल्यू का नाम, गेटिंग पेटेंट फॉर पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू नाम से जो कंपनी बनाई गई है वो उसका अपना पेटेंट है। ये पीडब्ल्यू का जो नाम है, ये पीडब्ल्यू का जो लोगो है, ये पीडब्ल्यू का लोगो अपना पेटेंट है। अब कह रहे कोई और कोचिंग सेम नेम को यूज नहीं कर सकती है, सेम पेटेंट को यूज नहीं कर सकती है, सेम लोगो को यूज नहीं कर सकती, अगर वो करती है तो वो इलीगल है, इसे पायरेसी कहा जाता है। तो गेटिंग दिस नेम, दिस लोगो, ऑथराइजेशन, वैलिडेशन, गवर्नमेंट ने इसे वैलिडेट कर दिया है, गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया इस नाम को, कह रहे ये है बायो पेटेंट, इसका ऑथराइजेशन लेना,
लेकिन अब इसका इलीगल यूज करना, ये टी-शर्ट पहन करके किसी और कोचिंग को पढ़ाना, किसी और जगह पे यूज करना, अननेसेसरी इसका इस्तेमाल करना, अनवांटेड किसी गलत जगह पे इसका इस्तेमाल करना और उससे प्रॉफिट कमाना, ये कहा जाता है इलीगल यूज, इसे कहते हैं पायरेसी। तो बायो पायरेसी का डिफरेंस और बायो पेटेंट का मतलब आपको समझना पड़ेगा, समझेंगे। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज बीइंग ग्रांटेड पेटेंट, कुछ कंपनियों ने पैसा खर्च करके पैसा देकर, अमेरिकन कंपनियां इस मामले में बहुत माहिर है, अमेरिकन कंपनियां इस मामले में बहुत माहिर है, इंडिया के प्रोडक्ट को अपना नाम दे देते हैं, इंडिया के प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया, उसके ऊपर कवर लगा दिया, उसके ऊपर पन्नी चढ़ा दी, उसके ऊपर कई सारी लेयर बना दी और अंदर से दिखा तो क्या इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन मसाला था, अंदर से निकला इंडियन मसाला, लेकिन ऊपर से नाम पड़ गया अमेरिका का। तो कह रहे ऐसा बहुत सारी कंपनियों ने किया है, इस अनऑथराइज कर, इससे पब्लिक का गुस्सा भड़कने लगा। साइंटिस्ट ने जब इन चीजों को, जब लोगों को जानकारी होने लगी कि भाई ये मेरा इलीगल यूज कर रहा है, तो गुस्सा भड़कना लाजमी था, क्योंकि वो पैसे कमा रहे और हम गरीब के गरीब रह गए। तो कह अब यहाँ पे कहानी बढ़ती है, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट्स फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी टू मेक द यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड, डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय द फार्मर्स, इंडिजिनस पीपल। कह रहे लोकल पीपल ने उसको बनाया था, इंडियन फार्मर्स ने उसको बनाया था, लेकिन बाहर की कंपनी आकर के इन लोगों को बेवकूफ बना करके अपने यहाँ ले जाकर के उसको अपना नाम दे रही है, अपना टैग दे रही है और उन्हें उसका जो है वो पेटेंट मिल जा रहा है। यूएस ऑफिस ऑफ ट्रेडमार्क से उन लोगों ने अपने लिए पेटेंट करा लिया। एक एग्जांपल भी दिया हुआ अमेरिकन कंपनियों का, राइस टेक नाम की कंपनी थी जिसे मिल गया था ग्रांट। देखें, राइस एक इंडियन फूड ग्रेन है, इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, गोज बैक टू 1000 ईयर्स इन एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। एशिया में राइस का प्रोडक्शन शुरू हुआ था बहुत पहले। एस्टिमेटेड 2 लाख वैरायटी इंडिया में राइस की अलोन है, उसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस जाना जाता है इंडिया में अपने फ्लेवर, अपने अरोमा की वजह से, अपनी टेस्ट क्वालिटी और अपनी सुगंध की वजह से यहाँ पे ये जाना जाता है, इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। तो क्या इस बासमती राइस का फॉरेन कंपनी 1997 में अमेरिकन कंपनी राइस टेक नाम की कंपनी थी, राइस टेक नाम की कंपनी ने पेटेंट राइट प्राप्त कर लिया, धोखे से पेटेंट करा लिया, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से जाकर के पेटेंट करा लिया। लेकिन कह रहे दिस अलाउड कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती। उन्होंने कुछ किया नहीं था, क्या किया उन्होंने, इंडियन वैरायटी को, इंडियन बासमती राइस को अपने सेमी ड्वार्फ वैरायटी से हाइब्रिड कर लिया, अपनी हमारे इंडियन वाली वैरायटी को सेमी ड्वार्फ वैरायटी से हाइब्रिड कर लिया और हमारे यहाँ की सुगंध और फ्लेवर ले गए, नाम दे दिया अपना, हमारी कंपनी राइस टेक कंपनी। हाँ भाई साहब, हमारा है, हमने किया है। तो कह रहे अब कह रहे न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली derived from Indian farmer variety. Indian basmati rice was crossed with semi dwarf variety and claimed as invention or novelty. The patent extend to the functional equivalent, implying that the people use other people selling basmati rice could be restricted. मतलब दूसरे लोग बासमती राइस नहीं बेच सकते, ये खाली यूएस वाले लोग बेच सकते हैं, केवल वही मुनाफा और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बवाल तो होना ही था, ये पेटेंट जो यूएस ट्रेडमार्क ऑफिस ने दिया था, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने जो दिया था, ये बवाल तो होना ही था। कह रहे सेवरल अटेम्प्ट्स हैज आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। कह रहे यही सेम पेटेंट टर्मरिक और नीम पे भी हुआ था, लेकिन हमारे लोगों को जब ये सारी बातें पता चली, लोगों ने क्या किया, इफ वी आर नॉट विजिलेंट, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये सारी चीजें हमारे ही नुकसान में होंगी, हमारे देश को उसका बड़ा फल भुगतना पड़ेगा। तो हुआ क्या, दीस पेटेंट एप्लीकेशंस अदर कंट्रीज इंडिविजुअल्स में एनकैश आवर रिच लेगेसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लोग इसे पेटेंट करते चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें विजिलेंट होना होगा, ध्यान रखना होगा, ऐसा कोई भी इलीगल यूज ना हो सके। तो लोगों ने इसके खिलाफ जो कंप्लेंट करी तो यूएस पेटेंट ऑफिस ने इस पेटेंट को डी रजिस्टर कर दिया और उनका पेटेंट कैंसिल कर दिया। सेम केस नीम पे भी हुआ था, नीम भी इंडियन ट्रेडिशन का बहुत ही कॉमन पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है बहुत जमाने से। टर्मरिक हमारे खानों में, हमारे मसालों में आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से हम हल्दी को यूज कर रहे हैं। तो कोई बाहरी कंपनी आकर के उसका मिसयूज नहीं कर सकती है, ये हमारे इंडिया की ओरिजिन का है, हमारे किताबों में, हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उन सब में इनका जिक्र किया गया है, इसलिए लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारा प्रोडक्ट है, किसी और कंपनी, किसी और बाहरी कंपनी का ये प्रोडक्ट नहीं है। तो बाद में जो पेटेंट किसी और को ग्रांट किया गया था उसे कैंसिल किया गया, ये हमारे एफर्ट्स लगाने का नतीजा है, हमारे लोगों ने आवाज उठाई तब जाकर के वो कैंसिल किया गया। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे रिसर्च वर्क जो बाहरी कंपनियां करके हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रही हैं वो ना कर पाए। तो ये रेगुलेटेड बॉडीज बनाई गई। फिर कह रहे बायो पायरेसी, उसी की डेफिनेशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो पायरेसी used to refer the use of bio resources by multinational companies and other organizations without authorization। कह रहे इलीगल यूज करने को हम कहते हैं क्या, बायो पायरेसी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, ये जनरल रीडिंग है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन फाइनेंशियली रिच है लेकिन रिसोर्सेज कम है उनके पास। अपोजिट करते हैं, रिसोर्सेज इन द सेंस किस फॉर्म में, ट्रेडिशनल नॉलेज की बात की जा रही है और बायोडायवर्सिटी की बात की, मतलब डाइवर्स कम है, पैसा बहुत है उनके पास। ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास है, हम जानते हैं योगा करके कि शरीर कैसे हेल्दी रहता है, योगा हमारे यहाँ शुरू हुआ था, हमारी सभ्यता में आता है। टर्मरिक हमारी सभ्यता में आता है, हल्दी नीम हम लोगों ने यूज किया था, विदेशी लोग केवल इनके बारे में सुने हैं, जाने हैं और वो भी हमसे जाने, लेकिन यूज वो करें, उनके पास पैसा है, ट्रेडिशनल नॉलेज में पुअर है। वही वापस दूसरा कह रहे हैं, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो या अंडर डेवलप कंट्री की बात करें तो हमारे पास बायोडायवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज ज्यादा है, इकोनॉमी वाइज भले हम कम हो लेकिन हमारी नॉलेज ज्यादा है, बायोडायवर्सिटी में रिच है। इसलिए हमें अपनी संपदाएं, हमें अपनी बायोडायवर्सिटी को रिच रखते हुए, उनको मेंटेन करते हुए उनके ऊपर अपना अधिकार रखना होगा, कोई बाहरी उनका मिसयूज ना कर सके, इलीगल यूज ना कर सके, ध्यान रखना होगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में पॉइंट आप समझ सकते हैं, मतलब जनरल है, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड ऑल दीस हैज बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन, बेनिफिट शेयरिंग। तो देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज, लोग लॉज बना रहे हैं। इंडियन पेटेंट बिल बनाया गया था, इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन पेटेंट बिल बनाया था दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसीडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कह इंडिया में भी इंडियन पेटेंट बिल इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया, जिसकी मदद से हम अपने यहाँ चल रहे रिसर्चेस या उससे रिलेटेड कोई भी मिसयूज अगर कोई कर रहा है तो हम उन मुद्दों को डिस्कस करते हैं और उन मुद्दों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और उनको अपने नाम से ऑथराइज कर सकते हैं और किसी भी टाइप की बायो पायरेसी को रोक सकते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज अपने अलग अलग रूल्स बना रही है, अलग अलग उनके तरीके हैं और हमने भी कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोटेक्नोलॉजी में हो रहे सारे एक्सपेरिमेंट ह्यूमन के फायदे में चल रहे हैं, लेकिन एथिकल इश्यूज कहता है कि केवल ह्यूमन का बेनिफिट ना देखा जाए, नेचर का बेनिफिट भी देखा जाए, नेचर को नुकसान ना हो इसे भी देखा जाए, फूड प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो हमारे लिए भी सेफ हो और नेचर को भी वो सेफली प्रोवाइड करें। तो गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट बाय लीस्ट रिडक्शन और लॉस ऑफ द नेचर। तो जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम करें और अपनी पढ़ाई को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें। 12th का क्लास का सिलेबस आपका यहीं खत्म होता है। अब आते हैं हमारे पीवाईक्यूज की बारी, फटाफट से पीवाईक्यूज देखेंगे और आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे विदाई का समय हो रहा है, जाने का समय हो रहा है, आपका विदा लेने का समय हो रहा है। अब आपको मैं विदा कर दूंगा नीट 2024 के एग्जाम के लिए और फिर मुलाकात करेंगे पूरे जोश और जुनून और एनर्जी के साथ। जब आप नीट क्वालीफाई करके हंसते हुए चेहरे के साथ सामने आओगे, जब आप मिलने आओगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। तमगो में एक और तमगा ऐड करोगे आप मेरे, सर क्वालीफाइड दिस कॉलेज, सर क्वालीफाइड दिस कॉलेज, आई एम गोइंग। वो फीलिंग आप समझ सकते होगे, लेकिन मैं तो जानता हूं अच्छे तरीके से वो क्या ही फीलिंग होती है। तो बच्चों उसी इमोशन के लिए मन लगा के पढ़ लो, कुछ दिनों की और बात है, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ा और जी जान लगा के पढ़ सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं और अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, हार नहीं माननी है।
चलो करते हैं डिस्कस। नीट के कुछ सवाल हैं, ट्रांसपोजॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है सबसे पहला। ट्रांसपोजॉन जिन्हें हम ट्रांसपोजिशन की वजह से नाम देते हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसे कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं बेटा? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप ध्यान रखेंगे जीन साइलेंसिंग, जिसे हमारे आई कहते हैं, उस मेथड में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर थर्ड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए क्या सही है? तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मतलब सारा दिमाग हम उस इंसुलिन पे लगा दें जिसे एली लिली नाम की कंपनी ने बनाया था। प्रो इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच, नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों ने मैच्योर इंसुलिन बनाई थी, मैच्योर इंसुलिन बनाई थी। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, पूछा है कि इसमें क्या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए करेक्ट है। तो आप देखो एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं था वहां पे, क्योंकि ये उन्होंने चैलेंज को दूर कर दिया था, केवल ए चेन और बी चेन को आपस में लिंक किया था, तो ये गलत हो जाता है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई एंड एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बिटवीन देम, करेक्ट है ये। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल, ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए सही नहीं है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, प्रोसेस होने वाला भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नहीं है। जेनेटिक इंजीनियर मतलब मैच्योर इंसुलिन बनाया गया था भाई। कह रहे सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जी ड्यू टू दिस इंसुलिन, कह रहे फॉरेन नहीं है, ये तो ह्यूमन की है, ह्यूमन की है, तो इसलिए कोई एलर्जी नहीं होगी, ह्यूमन से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन जो है वो भी गलत है, केवल बी ऑप्शन सही है, बी ओनली सही है आंसर हमारा। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसके लिए खाली एक ऑप्शन सही है, ओनली थर्ड ऑप्शन, ओनली थर्ड ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे, कह रहा है स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन गिवन बिलो, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो ओनली सेकंड विल बी करेक्ट। अगला है व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व, पहले भी किया हुआ आपने चैप्टर में, जीन थेरेपी कहते हैं जहां पे हम जीन को किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जीन ट्रांसफर करके उसे करेक्ट करते हैं। तो आंसर वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, एडेनोसिन डीएमिनेज की जो डेफिशिएंसी होती है वो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम कॉज करती है, एससीआईडी नाम की, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बी और टी सेल्स का मैच्योरेशन अफेक्ट हो जाता है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है। तो यहां लिखेंगे आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct? The pro insulin has extra stretch called C peptide, ये तो सही है। The functional insulin has A chain B chain linked together by hydrogen bond लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, तो यहीं पे आके रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर बनाएंगे सेकंड ऑप्शन, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम का है, बीटी कॉटन को हम समझ सकते हैं बैसिलस thuringiensis से रिलेटेड है, एडिनोसिन डीएमिनेज जो है वो रिलेटेड है, जीन थेरेपी हुई थी यहाँ पे, आरएनएआई इज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, पीसीआर इज फ्रीक्वेंटली बीइंग यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। तो आप देख सकते हैं पहले का डी बन जाएगा, ए का बनेगा एस, एएस बनेगा, बीपी बनेगा, एएस बीपी सीक्यू, सीक्यू एंड डीआर, सीक्यू एंड डीआर, एएस बीपी सीक्यू एंड डीआर, आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी सवाल। अगला सवाल है, बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ द बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया गया था, पेस्ट रेजिस्टेंट, तो इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं बॉल वर्म एंड कॉर्न बोरर, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो आंसर बनाएंगे रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। The laws and rules prevent unauthorized exploitation of bioresources, उसे कहते हैं बायो पेटेंटिंग। जब हम लॉज और रूल्स बनाते हैं, the laws and rules which prevent unauthorized exploitation of the bioresources are termed as patenting, getting authorization, अपना अधिकार उसके ऊपर प्राप्त करना is called bio patenting। तो आंसर हम क्या करेंगे, पेटेंट। अगर इलीगल यूज होगा तो पायरेसी कहेंगे, और एथिक्स का मतलब मोरल वैल्यूज होती हैं, तो ध्यान रखेंगे फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, the laws used to prevent। अगला सवाल, आरएनएआई यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? तो आरएनएआई टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन ऑफ द नेमेटोड, सही है ये। टू एनहांस मिनरल यूजेस, गलत है। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, प्लांट टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, आंसर बनेगा फर्स्ट। नेमेटोड के केस में हमने मिलवाइटोगाइन इनकॉग्निटिया पढ़ा था, रूट नॉट नेमेटोड, जो प्लांट के रूट्स में नॉटिंग डिजीज कॉज कर देता है, न्यूट्रिएंट अपटेक को ब्लॉक कर देता है, तो याद रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन सही है। गोल्डन राइस के लिए क्या सही, गोल्डन राइस येलो कलर के इसके सीड्स थे, इसके ग्रेन जो थे वो येलोइश थे, जो विटामिन ए रिच होता है नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो विटामिन ए एनरिच्ड विद जीन फ्रॉम डैफोडिल, सही है ये। पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ड्रॉट रेजिस्टेंस नहीं है, येलो ग्रेन बिकॉज ऑफ द जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ द राइस, फ्रॉम बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रिमिटिव वैरायटी, नहीं, यहाँ पे डैफोडिल से जीन लिया गया था, तो विटामिन ए रिच जीन फ्रॉम डैफोडिल और एक बैक्टीरिया इविनिया, ये दो सोर्स से यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आंसर वन विल बी करेक्ट। What triggers activation of protoxin to active toxin, active BT toxin Bacillus thuringiensis in bollworm? तो what triggers the activation? Alkaline pH ट्रिगर करता है उनका एक्टिवेशन, alkaline pH की वजह से ट्रिगर होता है, थर्ड ऑप्शन बनेगा। फिर आता है which of the following commonly used as a vector for introducing of DNA fragment into human lymphocytes, किसका इस्तेमाल किया जाता है, रिट्रोवायरस या एडिनोवायरस का इस्तेमाल किया जाता है, और फंक्शनल cDNA यूज करते हैं जीन ट्रांसफर इन एनिमल्स के लिए, हम रिट्रोवायरसेस या एडिनोवायरसेस यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, ह्यूमंस की बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए रिट्रोवायरसेस। इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूस्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ऐसी कमिटी बनाई गई है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स को पब्लिक यूज से पहले उसकी सेफ्टी को डिटेक्ट करती है और उसका रेगुलेशन करती है, उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जिसे अप्रूवल कमिटी यहां लिखा हुआ है। आया था जो क्वेश्चन उसमें अप्रेजल नाम दिया हुआ था, तो आंसर फोर्थ विल बी करेक्ट, अप्रेजल हो या अप्रूवल दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल, इसे कहते हैं इलीगल यूज, जिसका नाम है बायोपायरेसी। क्या कहते हैं इसे, बायोपायरेसी कहते हैं, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेक्निक हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ बैक्टीरियल और वायरल पैथोजन ऑफ इन ह्यूमन बॉडी इवन इफ द कंसंट्रेशन इज वेरी लो? तो हमने डिस्कस किया था इसको, वेरी लो कंसंट्रेशन को अगर डिटेक्ट करना है तो पीसीआर जीन एम्प्लीफिकेशन कहते ही है, इसका नाम ही है जीन एम्प्लीफिकेशन। ये क्या कर देता है, किसी का भी जीन हो, वायरल डीएनए हो या ह्यूमन डीएनए हो, इसका एम्प्लीफिकेशन कर देता है और बहुत कम टाइम में इस डिटेक्शन में हेल्प करता है। अगर वायरल कंसंट्रेशन बहुत कम है, पैथोजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो ये उसको एम्प्लीफाई कर देता है और जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है, तो आंसर 4 विल बी करेक्ट। इन जीन थेरेपी टू ट्रीट एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर व्हिच ऑफ द पेशेंट ब्लड सेल्स यूज्ड, तो यहां पे हमने लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला था, लिम्फोसाइट्स यूज की गई थी, एरिथ्रोसाइट्स नॉन न्यूक्लिएटेड होती है विदाउट न्यूक्लियस, याद रखेंगे, आरबीसी जो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, तो न्यूक्लिएटेड सेल्स यूज की जाती है यहां पे जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, उसके डीएनए या जीन को मॉडिफाई किया जा सकता है एडिनोवायरस के डीएनए का इस्तेमाल करके या एडिनोवायरस या रिट्रोवायरस को यूज करके, तो लिम्फोसाइट्स यूज की गई थी। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी? बीटी का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis है तो कॉटन सीड्स कैरिंग एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis अगेंस्ट पिंक बॉलवर्म, बैक्यूलोवायरस ट्रीटेड कॉटन सीड्स, बिगर थ्रेड, बीटी का मतलब बिगर थ्रेड, भाई समझ आ गया, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइगेज टू रेस्ट्रिक्ट, तो सीधा सीधा क्वेश्चन का जवाब है
कॉटन सीड्स व्हिच कैरी एंडोटॉक्सिन जीन टेकन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया। तो बीटी कॉटन में बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis, आंसर 1 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपने देखा, हमने पीवाईक्यूज देखे पिछले रिसेंट ईयर्स में 2017 तक के जो सवाल हैं आपने इसमें देखे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखोगे एनसीईआरटी की लाइनों से ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी आप देखोगे इधर उधर नहीं पूछे गए, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जैसे गोल्डन राइस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन वो चीजें आप पहले से डिस्कस कर लेते हो या क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है। लेकिन पहले चैप्टर जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस है वहां के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे हुए हैं, लेकिन वो भी हमने क्लास में डिस्कस करनी है। तो आपको टेंशन किसी भी तरीके से नहीं लेनी। अगर एनसीईआरटी आपने थोड़ी पढ़ रखी है, 100% पढ़ रखी है, दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी में जो नए टॉपिक ऐड किए गए थे माइक्रो प्रोपेगेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर के, वो भी हमने डिस्कस किया है आपके जूलॉजी की क्लास में। तो टेंशन लेने की कहीं जरूरत नहीं है। बस आपको जो होमवर्क या जो काम दिए जाते हैं वो मन लगा करके करना है, जो पढ़ाई आपको कराई जा रही है उसको दिल लगा करके करना है, बस भरोसा करके आंख मूंद के काम करना है, जो बताया जाए बस उसको फॉलो करते जाना है। तो क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज कर लें, एनसीईआरटी वही पुराना काम है करना है, तो क्लास नोट्स करके फिर एनसीईआरटी रीडिंग करें, डीपीपी सॉल्व करें और बूस्टर करने के लिए मॉड्यूल के एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस करें और तब अपनी नीट की तैयारी को और स्ट्रांग बनाएंगे। आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में हम पहले फ्रॉग और कॉकरोच, पहले फ्रॉग पढ़ेंगे फिर कॉकरोच पढ़ेंगे, या फिर दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, पहले दूसरे का कोई चक्कर नहीं है। बस कहानी यह है कि हमें फ्रॉग और कॉकरोच करना है। 12th का सिलेबस फिनिश हो चुका है, ऑलमोस्ट सिलेबस फिनिश हो चुका है। फ्रॉग और कॉकरोच से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, मैक्सिमम 2 सवाल, 1 या 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। उन्हीं 2 सवालों के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जरूर, एक बार आप जरूर देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जनरल पॉइंट है फाइल मास्टरोपोडा के और एम्फीबिया के जो क्लास के कैरेक्टर्स हैं वो आपको याद ही होंगे, एनिमल किंगडम में पढ़ा था। इसलिए उनको बेसिक चीजों को बताने से ज्यादा बेटर है कि हम उन चीजों को पढ़ें जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रॉग और कॉकरोच की कहानी मार्च साहब की जुबानी अगली क्लास में पढ़ेंगे और आपका सिलेबस फिनिश करेंगे। तो पढ़ते जाएं, मुस्कुराते जाएं, अपना खूब ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का खूब ख्याल रखें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी पूरे जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू, मेरा बच्चा है तू।